कल की क्लास का रिवीजन. व्हाट व्हेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करना कब बंद कर देती है? Akshansh. Yes, ma'am. Ma'am, when the potential difference becomes zero, E cell is equals to zero. हाँ. This implies that EMF is also equals to zero, and Potential there, of ma'am, potential of two electrodes become equal. potential of anode and cathode becomes equal. Equal. Then So, ma'am, electrochemical cell yes, stops working. बिल्कुल yes, सही. ma'am. What is EMF? What is EMF? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या? What is EMF? आर्या. Ma'am, it is a force which is responsible for the movement of electrons when they move from anode to cathode. हाँ, वही बताना है कि what is EMF? Force EMF क्या होता है? वो फोर्स कौन होता है? उस फोर्स का नाम लिखना है अपने को. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो फुल फॉर्म हो गया बेटा. व्हाट इज ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस. हाँ, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड. ठीक है. मेरा अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे सेल वर्क करती है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है या घटता है? जैसे जैसे एक सेल काम करना स्टार्ट करती है, बैटरी हमें करंट देती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है या घटता है? एक ही बच्चे का हाथ खड़ा है, क्यों? हाँ, गरिमा. मैम पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है. हाँ, बिकॉज मैम बिकॉज एनोड पे आयन इंक्रीज होते हैं तो उसका आरपी इंक्रीज होता है, एंड कैथोड पे आयन डिक्रीज होते हैं तो उसका आरपी इंक्रीज होता है, इसलिए वो एक पॉइंट पे आके जीरो हो जाता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस डिक्रीजेस. हाँ, उसका कम होता जाता है कैथोड का, एनोड का बढ़ता जाता है. एक जगह पर आकर दोनों का सेम हो जाता है, उस समय ईएमएफ जीरो हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका बंद हो जाता है. ठीक है. अगला क्वेश्चन है मेरा, डेनियल सेल के ऑब्जर्वेशंस बताइए व्हेन दिस सेल इज इन वर्किंग. जो बच्चे कल नहीं आए थे उनको रिकॉर्डिंग अब भेजूंगी मैं. कल हो नहीं पाई थी, सर बिजी थे. अभी भेजा है लिंक उन्होंने, तो अभी भेज दूंगी. कल क्लास अटेंड नहीं की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले माइंड में ये क्लियर कर ले. आपने पहली दूसरी तीसरी क्लास अटेंड की है, हो जाएगा. आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिखनी आती है, हो जाएगा. कोई दिक्कत नहीं आएगी आज की क्लास में. ठीक है. कल की क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज का बिल्कुल सेपरेट लेक्चर है. हाँ दिशी. Ma'am, current flow from cathode to anode. Thickness of anode means zinc decreases, and the thickness of cathode यानी कि copper increases. Electron flow from the anode to cathode, and current ले लो. current flow from cathode to anode. And concentration of anodic solution increases. Concentration of cathodic solution decreases. Voltmeter reading continues changing. Both solution remains neutral. Both the solution remains neutral. बहुत बढ़िया. और कॉपर सल्फेट का एक ब्लू कलर का क्या कमेंट था वो बता दीजिए कोई भी. कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर का, राशि. The intensity of blue color decreases because the concentration of Cu2 plus ion decreases, which is responsible for the color.
Cu2 प्लस एक्वस। Yes, ma'am. आपको जब जेई में ऑप्शन मिलेंगे तो Cu2 प्लस भी मिलेगा, Cu2 प्लस एक्वस भी मिलेगा, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है। अब मैंने कल सॉल्ट ब्रिज हेडिंग डलवाई थी आपको, अभी उसे काट दीजिए प्लीज, क्योंकि फिर ये नर्स्ट इक्वेशन वाला टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा अगर अपन 15 मिनट उसको दे देंगे तो। आज अपन नर्स सीखेंगे। नर्स्ट इक्वेशन हेडिंग डाल दें, और आपको कोई डाउट हो कल की क्लास में तो पूछ लीजिए। हाँ, बोलो गरिमा। मैम वो ऑब्जर्वेशन में हमने लिखा था ना बोथ सॉल्यूशन रिमेन न्यूट्रल, हाँ, तो वो कैसे समझ नहीं वो आया। सॉल्ट ब्रिज कराएगा, ओके। इसीलिए सॉल्ट ब्रिज हेडिंग डाली थी ना। सॉल्ट ब्रिज कराएगा, रफली आपको आइडिया भी दिया था। एनोड वाले में Zn2 प्लस आयन आते जा रहे हैं, तो जैसे सॉल्ट ब्रिज सपोज करो KCl का है तो क्लोराइड वहां चले जाएंगे, तो Zn2 प्लस को क्लोराइड न्यूट्रलाइज कर देगा। और इधर कैथोड वाले में कौन यूज होते जा रहे हैं? मैम Zn वो Cu। कैथोड, कैथोड। यस मैम Cu। Cu2 प्लस यूज होते जा रहे हैं, Cu बन के डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो वहां पर कौन सा आयन डोमिनेट हो रहा है? सल्फेट। यस मैम। तो वहां पर आपका जो सॉल्ट ब्रिज है वो K प्लस आयन दे देगा। कुल मिलाकर जहां कैटायन डोमिनेट कर रहे वहां एनायन भेज देगा, जहां एनायन डोमिनेट कर रहे वहां कैटायन भेज देगा, और दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना के रखेगा, ठीक है। यस मैम। तो आज हम लोग नर्स्ट इक्वेशन शुरू कर रहे हैं, फिर सॉल्ट ब्रिज ले लूंगी मैं कल परसों। हेडिंग डाल दीजिए नर्स्ट इक्वेशन। बहुत ध्यान से बच्चों प्लीज, सबसे पहले तो आप लोग टेबल चेयर पर आ जाओ, और अगर सबके साथ हो फैमिली के तो बिल्कुल अलग आ जाइए प्लीज, अलग आ जाइए। और बहुत अवेयरनेस से करना है, एक बार आपने कंसेप्ट पकड़ लिया तो हो जाएगा, है ना। बहुत अवेयरनेस से आपको करना है, ध्यान रखिए। हेडिंग डालिए नर्स्ट इक्वेशन, NERST, नर्स्ट इक्वेशन। जो कल नहीं आए थे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिए। नर्स्ट इक्वेशन हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। लिखिए बहुत ध्यान से, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। दिस इक्वेशन tells about factors affecting EP. This equation tells about the factors affecting EP. EP का मतलब आपको याद है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। This equation tells about the factors affecting electrode potential. Electrode potential किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो नर्स्ट इक्वेशन बताती है। मेनली जिसके लिए ये बनाई गई थी, दैट इज इफेक्ट ऑफ concentration of ions on EP. ईपी कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सब फैक्टर्स का नाम आ जाएगा इसके अंदर, लेकिन मेनली जो डिजाइन करी थी नर्स्ट ने वो इसलिए की थी कि ईपी पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। व्हाट नर्स्ट इक्वेशन टेल्स अबाउट, नर्स्ट इक्वेशन टेल्स अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ईपी, मेनली इट टेल्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑन ईपी। लिख लीजिए दोनों पॉइंट। फिर नर्स्ट इक्वेशन बनाना सीखते हैं, कैसे बनेगी, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, उसके बाद आप एक साथ जो डाउट आए वो पूछ लेना। आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने रहेंगे और श्योरली सबको कंप्लीट करना है आज का आज ही।
Nernst equation tells about the factors affecting EP, or Nernst equation tells about effect of concentration of ions on EP. ठीक है, दोनों पॉइंट्स लिखनी है. अब नर्स्ट इक्वेशन बनाना स्टार्ट कर. सबसे पहले की पॉइंट लिखिए. टू मेक नर्स्ट इक्वेशन ऑलवेज राइट रिडक्शन रिएक्शन. सबसे पहला पॉइंट, आपको किसी की भी नर्स्ट इक्वेशन लिखनी हो तो आप उसकी रिडक्शन की रिएक्शन लिखना. अगेन तुम देख सकते हो मेरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पहली क्लास पर ये सारी क्लास बेस्ड है. अगर आपने रिडक्शन की रिएक्शन गलत लिखी तो आपकी नर्स्ट गलत आएगी, नर्स्ट गलत आएगी तो आपका ईपी गलत आएगा. अच्छा, आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैम आप ईपी निकालना क्यों सिखा रहे हो, आपने तो हमें ईपी पहले ही सिखा दिया. ध्यान रखिए, मैं जो आपको देती थी वो स्टैंडर्ड ईपी होता था जिसकी वैल्यूज नोन है. आज आप नर्स्ट इक्वेशन से ईपी निकालना सीखोगे. आपको याद है ना, दो तरह के थे, एक ई नॉट mn2 प्लस, ये तो स्टैंडर्ड है, और एक ई mn2 प्लस. तो स्टैंडर्ड तो हम लोग डायरेक्ट आपको वैल्यू देते थे, और आज आप नर्स्ट इक्वेशन की मदद से ये ई निकालना सीखेंगे, ईपी निकालना सीख रहे हैं. स्टैंडर्ड ईपी तो नोन होता है, गिवन होता है, आज ईपी निकालना सीख रहे हैं. To make Nernst equation always write reduction reaction. Nernst equation is used to find EP. EP निकाला जाता है. स्टैंडर्ड EP तो गिवन होता है, EP निकाला जाता है. स्टैंडर्ड EP किस समय का होता है, जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन 1m होती है. अब जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2m हो जाएगा, 0.3m हो जाएगा, 2m हो जाए, उस समय का जो पोटेंशियल है वो निकालने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, नर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, एग्जांपल लें, एनसीईआरटी का ही ले लेते हैं, एम से दे रखा है, कंसीडर द रिएक्शन. देखिए मेटल ली मैंने, अब मेटल का चार्ज क्या लगाऊं. अगर ये फर्स्ट ग्रुप की मेटल है तो +1 है, सेकंड ग्रुप की मेटल है तो +2 है, एल्यूमिनियम है तो +3 है, टिन है तो +4 है. क्या लिखूं मैं, तो मैंने कुछ ना लिखकर ऊपर लिख दिया N+, मतलब मेटल पर प्लस है कितना. अब अपन ने रिडक्शन रिएक्शन लिखना सीखा था, जैसे Al की कैसे लिखते थे कौन बताएगा, तो उससे इसकी कैसे लिखोगे कौन बताएगा. इसकी आपको रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है. हाथ खड़ा करिए, M लेकर मैंने चला है और मुझे इसकी रिडक्शन की रिएक्शन लिखना है. हाँ दर्शन बोलो. Ma'am, as we know that reduction is decrease in the positive charge. तो अगर अपन Al का एक Al ले लें और एक Al3+ ले लें तो अपन रिएक्शन लिखेंगे Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al solid. बिल्कुल सही. ऐसे यहाँ बता दो क्या हो जाएगी. ऐसे मैम यहाँ पे हो जाएगी Mn+ aqueous प्लस 3 प्लस Ne, N इलेक्ट्रॉन गिव्स M solid. वेरी गुड. आपको मालूम है कि जितना मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन तो उसे गेन करने पड़ेंगे न्यूट्रलाइज होने के लिए. तो जब एल्यूमिनियम पर 3+ था तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो न्यूट्रल हुई थी. तो यहाँ की M पर N+ है तो N इलेक्ट्रॉन गेन करके वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी. तो M पर चार्ज N+ है तो कितने इलेक्ट्रॉन जुड़वाने पड़ेंगे, N, और N इलेक्ट्रॉन जुड़वाते ही मेटल आपकी न्यूट्रल फॉर्म में बदल चुकी है. सही है. सबसे पहले रिडक्शन की रिएक्शन लिखिए. कुछ रिफ्रेशर्स में आपको ऑक्सीडेशन की भी मिलेगी, सब बच्चे जानते हैं. अब तो अगर मैं रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू चलूंगी तो मुझे आरपी मिलेगा, ऑक्सीडेशन के थ्रू चलूंगी तो ओपी मिलेगा. जो भी तुम ले लो तुम्हें ये रिलेशन तो आता ही है, आरपी = -ओपी. तो वो कोई इश्यू नहीं है, अपन वही लेना चाहिए जो अपनी एनसीईआरटी में गिवन है.
और ध्यान रखिए मेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडक्शन की ही होती है, वो तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिवर्स होते हैं तो बदल लिया जाता है, बाकी ओरिजिनल इट इज रिडक्शन। ठीक है, सबसे पहले जिस भी मेटल के लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन लगानी हो उसकी रिडक्शन की रिएक्शन लिख लेना स्टेप 1। नाउ स्टेप 2 जो आएगा वो रटना है, वो हमें याद करना है। पहले आप सुने मुझसे, ई जिसका रिडक्शन किया है उसका रिडक्शन वाला फॉर्म लिखना, क्योंकि ये आरपी है तो रिडक्शन वाला फॉर्म आई थिंक सब जानते हैं, ये Mn प्लस से m है ना, प्लस का कम होना इक्वल्स टू E नॉट Mn प्लस m माइनस RT अपॉन NF Ln। देखो सुनो, ये स्केलेटन तुम्हें रटना है, इसके आगे अपन सब समझते जाएंगे, लेकिन नंबर 1 तो रटना पड़ेगा। यहाँ E होता है, आरपी के टर्म्स में देख लो प्लस कम हो रहा है, इक्वल्स टू ई नॉट आरपी है ना, आरपी के टर्म्स में स्टैंडर्ड वाला और नॉन स्टैंडर्ड निकालना ही नर्स्ट का एम है। अब माइनस का साइन है, ये रटो, आर टी अपॉन एनएफ याद करो, और एलएन उसके बाद में ऊपर जो है प्रोडक्ट साइड में वो लिखना है एक्टिविटी ऑफ एम, और अपॉन में जो रिएक्टेंट साइड में है एक्टिविटी ऑफ Mn प्लस, और ये चीज सॉलिड है और ये चीज एक्वस। इक्विलिब्रियम याद है तुम्हें 11 का, A से जब B बनता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते थे फिर रिएक्टेंट की, यहाँ पर ये प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट है। बस ये ध्यान रखो कि मैंने एक्टिविटी लिखा है, क्या वर्ड लिखा है, एक्टिविटी। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन नर्स्ट की ओरिजिनल इक्वेशन में एक्टिविटी ही थी, ये पॉइंट इन्होंने रोक लिया है। लेकिन एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन के, तो एक्टिविटी का जब तुम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है F। और बच्चों हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ते हैं जिनके लिए F1 होता है तो A कॉन्सेंट्रेशन ही बन जाता है। जब भी आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखा है तो आपने कॉन्सेंट्रेशंस को डिवाइड किया है, सही है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन उसकी। यहाँ भी एनसीईआरटी में सीधा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की लिखा है, लेकिन मैं उसके ऊपर का एक स्टेप जो मिस है वो बताना चाहती हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन के पहले नर्स्ट ने यहाँ पर एक्टिविटी वर्ड को यूज किया है। एक्टिविटी, एक्टिविटी प्रोडक्ट की अपॉन एक्टिविटी रिएक्टेंट की। फिर आप ये मैसेज का ध्यान रखिए, एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन के, एक्टिविटी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो कांस्टेंट आया F, F का नाम है एक्टिविटी कोफिशिएंट, क्योंकि A का नाम एक्टिविटी है ना, तो F का नाम है एक्टिविटी कोफिशिएंट। नाउ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए F1 होता है तो A ही C बन जाता है। तो अब आप एनसीईआरटी वाले पैटर्न पर आ सकते हैं, ERP equals to E standard RP minus RT upon NF ln concentration of M। सबको मालूम है कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में बताई जाती है अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn। देखो क्या क्या करना है, ERP इधर होता है इक्वल टू का साइन, फिर E नॉट RP होता है, फिर माइनस फिक्स है, फिर RT अपॉन NF फिक्स है, फिर Ln फिक्स है, एक्टिविटी प्रोडक्ट की अपॉन एक्टिविटी रिएक्टेंट की। फिर साइड में ये मैसेज छोड़ देंगे अपन, फिर ये मैसेज छोड़ते ही एक्टिविटी को हटाकर तुम किस में बदल दोगे, कॉन्सेंट्रेशन में। एक पॉइंट आप सीख लो, कॉन्सेंट्रेशन को बताने के दो तरीके होते हैं। जैसे आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M बतानी है तो पहला रास्ता कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल है स्मॉल c, उसके नीचे M लिख दो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M, और दूसरा रास्ता स्क्वायर ब्रैकेट में M लिख दो। कॉन्सेंट्रेशन बताने के कितने तरीके होते हैं, दो, या तो C के नीचे M लिख दो सब्सक्रिप्ट, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में M लिख दो। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है, इतना लिखिए, फिर एक एक आगे बढ़ते हैं।
यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। जिसकी नर्स्ट लिखनी है उसकी रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी है स्टेप 1। रिडक्शन की रिएक्शन आप ही की साइड से आई है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताई है। मैंने आपको कहा था पहली क्लास गलत, ऑक्सीडेशन रिडक्शन गलत, तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गलत। रिडक्शन की रिएक्शन लिखने के बाद ई लिखना है। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ई आर पी, ई नॉट आर पी माइनस पॉइंट, अच्छा माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एम अपॉन एम प्लस एम एन प्लस। लेकिन ये ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आपको मालूम है कि ये आरपी कहलाएगा क्योंकि ये रिड्यूस्ड फॉर्म में अपन ने इस चीज को लिखा है। ठीक है, याद करिए ये पूरा पोर्शन याद करिए, माइनस आर टी अपॉन एन एफ, माइनस आर टी अपॉन एन एफ। अब इनमें से जितने कांस्टेंट हैं उन सबकी वैल्यूज अपन लिखकर इनटू करके याद कर लेंगे, पर एक बार ये भी आना चाहिए, माइनस आर टी अपॉन एन एफ। एल एन एक्टिविटीज लिखा, साइड में मैसेज छोड़िए, एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन के, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो कांस्टेंट आया एफ, एफ का नाम है एक्टिविटी कोफिशिएंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एफ की वैल्यू 1 लिखिए, एफ 1 लिखते ही ए और कंसंट्रेशन इक्वल हो चुके हैं। उसके बाद डेरिवेशन में ए हटा के और आप कंसंट्रेशन पुट करेंगे। ठीक है, चलूं मैं आगे। 3 पॉइंट्स आप लिख चुके हैं, 3 स्टेप्स आप लोग लिख चुके हैं, अब हम आगे चल रहे हैं। राइट, इसी को ले लूं अब आगे ताकि दोनों पैटर्न्स आ जाएं आपको। ये आरपी क्यों हुआ सबको क्लियर है ना, प्लस घट रहा है तो ये रिडक्शन है, तो ये आरपी है, ई नॉट आरपी। ठीक है, आप एक एक पॉइंट लेते जाते हैं। लिखिए, वी नो ln इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10। सब जानते हैं ln का मतलब log बेस e। ठीक है, log बेस e को ln लिखते हैं और ये होता है 2.303 log बेस 10। तो सबसे पहले ln को सॉल्व कर लेती हूँ और उसको चेंज कर लेती हूँ log बेस 10 में, क्योंकि log टेबल में वैल्यूज बेस 10 में ही गिवन है। ठीक, देखिए ई आर पी इक्वल्स टू ई नॉट आर पी माइनस ln को खोलूंगी तो 2.303 log बेस 10 आएगा। 2.303 नंबर है तो वो RT के पहले लिख रही हूँ, 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 concentration of M, concentration of Mn प्लस। इस स्टेप में किसी को भी कोई भी डाउट हो पूछिए। ठीक है, सिर्फ ln हटाया है, 2.303 log बेस 10। ठीक है, अब पुट द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या क्या है, ई नॉट तो आपको मिलेगा, लेकिन मेटल तो वेरी करेगा ना, तो कॉपर होगा तो मिलेगा, जिंक होगा तो मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा ना। आर तो हमेशा फिक्स है, दैट इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। एन आपका वेरी करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। एफ आपका फिक्स है, फैराडेज कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद में टेम्परेचर आपका वैसे वेरी करता है, पर हम जो लेकर चल रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से वो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर लेके चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 273, दिस इज 298 केल्विन। तो बच्चे देख पा रहे हैं कि 2.303 एक फिक्स क्वांटिटी आ चुकी है, R फिक्स है, T फिक्स है और F फिक्स है। तो मेरे पास क्या क्या फिक्स है, 2.303 RT अपॉन F, ये पूरा कांस्टेंट पार्ट है मेरे पास। क्या क्या कांस्टेंट पार्ट हो गया, 2.303 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है और F कांस्टेंट है। 2.303 RT अपॉन F पूरा कांस्टेंट पार्ट है। 2.303 into R की वैल्यू 8.314
इंटू टी की वैल्यू 298 अपॉन एफ की वैल्यू 96500 और 12th क्लास याद करिए, इन सबको सॉल्व करने पर आएगा 0.0591, जो कि हम न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली काम में लेंगे। इट्स 0.0591 नॉट 0.591, 0.0591। आप देख सकते हैं नीचे बड़ा नंबर, ऊपर 298 है, इंटू 8 है, इंटू 2 है, और नीचे देखिए 96500 है। बड़ा नंबर है ना 0.0591। आप चाहे तो घर पर इसे करके देख लेना। तो हमें बार बार इनकी वैल्यू रखकर एग्जाम में इंटू डिवाइड करके नहीं दिखाना है, चाहे बोर्ड हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, आपको डायरेक्टली 0.0591 को यूज करना है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े, 0.0591 आ चुका है, तो मेरे पास इससे क्या आ गया, ERP इक्वल्स टू E नॉट RP, ये रहा, माइनस सेफ है, दिस और ये दोनों, इनका सॉल्यूशन आ चुका है 0.0591। n पेंडिंग है क्योंकि n तो वेरिएबल है, एल्यूमिनियम है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, कॉपर है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पोटेशियम में तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, n वेरी करेगा। उसके बाद log बेस 10 और फिर m की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन mn प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। आई होप समझ आ रहा है सबको, एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और किसी को किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा है तुरंत अपना हाथ खड़ा करें, बुक में नहीं दे रखा है डिटेल में। ठीक है, 0.0591 किस किस को सॉल्व करने पर आ रहा है, 2.303 RT अपॉन F, 2.303 RTF, 4 को मिलाकर ये 0.0591 आ रहा है। We know concentration of pure solid is 1। मैंने आपसे कहा कि ये जो डस्टर है, सपोज ये पूरा आयरन का बना हुआ है, पूरा आयरन का बना हुआ है, बताओ इसमें आयरन कितना है, बताओ इसमें आयरन का कंसंट्रेशन कितना है। तो भाई आप कह रहे हो ये डस्टर पूरा आयरन का बना हुआ है, अब ये छोटा हो, इतना कर दूं, इतना कर दूं, पूरा लूं, डबल कर दूं, ये तो आयरन 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 का ही बना हुआ है। तो बताओ कॉन्सेंट्रेशन 100% हो गई, नहीं हो गई प्योर में, और कॉन्सेंट्रेशन 100% मतलब प्योर लगा हुआ है। प्योर वर्ड की वैल्यू ध्यान रखिए, इम्प्योर में तो फिर हो जाएगा ना कि इसका कितना हिस्सा है, इसका कितना। प्योर सॉलिड, एक बीकर है, उसमें मैंने शुगर ही शुगर भर रखी है, शुगर 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 व्हाइट क्रिस्टल। अब मैंने कहा इस बीकर में शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितना है 100%, क्योंकि आपने बीकर में सब शुगर भर रखी है। लेकिन अगर आपने शुगर और सॉल्ट भर रखा है तो क्वेश्चन उठता है कि शुगर कितनी है और सॉल्ट कितना है, लेकिन प्योर शुगर है तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 1। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर मेटल चल रही है, हर जगह ये लगा देना बच्चों, ऊपर मेटल है जो सॉलिड है और नीचे आयन है जो एक्वस है। तो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 होगी, तो हम लिखेंगे m सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1, और अब इसे भी पुट करना है। अब जो आएगा दैट इज फाइनल नर्स्ट इक्वेशन, E नॉट RP माइनस 0.0591 अपॉन n log base 10 1 अपॉन मेटल आयन की। चेक करिए, दिस इज फाइनल नर्स्ट, जिससे न्यूमेरिकल होगा फाइनल नर्स्ट इक्वेशन। सब नर्स्ट के स्टेप्स थे, लेकिन बीच बीच के फाइनल जो आएगी वो ये आएगी। अब कोई मुझे बताए ERP कैलकुलेट करवाने के लिए, टू कैलकुलेट ERP what information should be given, what information should be given, बताइए। अगर सामने वाला ERP निकालवाना चाहता है तो उसे न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशंस देनी होगी, अश्मी बोलो। मैम एक तो किस मेटल का निकालना है ये बताना पड़ेगा, उसका मेटल का स्टैंडर्ड देना पड़ेगा, बिल्कुल सही। फिर उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देना पड़ेगा, उसका E नॉट RP देना पड़ेगा, और आयंस का कंसंट्रेशन का भी मैसेज होना की कंसंट्रेशन देनी पड़ेगी। तो आई थिंक ये चीज तो इसी में कवर हो जाएगी।
यस मैम। क्योंकि जब वो ई नॉट आरपी लिखेगा तब वो या तो ये लिखेगा कि ई नॉट आरपी ऑफ कॉपर इज दिस, या फिर वो ऐसे लिखेगा ई नॉट कॉपर 2 प्लस कॉपर, तो उसमें मेटल का नाम तो आ ही जाएगा। तो क्या मैं कहूँ, दो चीजें नीडेड होती है, नंबर 1 स्टैंडर्ड आरपी और नंबर 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। अच्छा, फैक्टर्स की टोटल बात करें रश्मि अपन कि ईआरपी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, क्या तब भी तुम यही बताओगी स्टैंडर्ड आरपी और कॉन्सेंट्रेशन? नहीं मैम, मेटल पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि एन मेटल टू मेटल वेरी करेगा। एन मेटल टू मेटल वेरी करेगा, तो फिर मेटल का नाम भी आ जाएगा। और 0.0591 में से भी लाओ कोई फैक्टर आएगा। 0.0591 किस से मिलकर बना है? 2.303, ये तो फिक्स है। आर ये भी फिक्स है, एफ ये भी फिक्स है, लेकिन टेम्परेचर वेरी बदल करेगा। सकता है। हमने एनसीईआरटी के लिए 0.0591 को 25 के लिए रट लिया है, याद कर लिया है, बाकी इट्स नॉट कंपलसरी। टेम्परेचर थोड़ी ना कांस्टेंट होता है, तो ये 27 अगर न्यूमेरिकल दे दे तो ध्यान रखना फिर 0.0591 मत यूज कर लेना। जब तक न्यूमेरिकल तुम्हें टेम्परेचर नहीं देगा तब तक तुम 25 मानकर 0.0591 से न्यूमेरिकल को मैनेज करोगे। लेकिन अगर बाय चांस बोर्ड में जेई में आपको टेम्परेचर दे दिया एट 27 एट 30 डिग्री सेल्सियस, तो फिर आपको ये वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको टी नया पुट करना पड़ेगा। तो एक काम करें, 2.303 आर और एफ का भी एक आंसर तैयार रख लें। नहीं, 2.303 आर और एफ का एक आंसर तैयार रख लेते हैं अपन, क्योंकि फिर टी बदलेगा तो इतना ही इंटू रहेगा, वरना ये बहुत बड़े बड़े वैल्यूज हैं। तो ऊपर रेड लाइन के ऊपर लिख लो 2.303 आर अपॉन एफ का आंसर निकाल के लाना, मुझे बताना क्या है। सही है ना, क्योंकि टी अगर टी 25 है तब तो आई थिंक सब बच्चों को याद हो गया होगा नंबर 0.0591, लेकिन टी अगर 27 या कुछ और है तो फिर अपन को ये याद रहेगा, तो बस एक वो इंटू करना आपका रहेगा। ठीक है, तो नस्ट में किस स्टेप में किस किस को क्या क्या डाउट आए हैं वो पूछ लीजिए। पहले आप नस्ट की डाउट्स पूछ लो मुझसे, और मैं आपको एक चीज सिखाना चाहती हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आपने रिडक्शन की जो रिएक्शन लिखी थी, मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि रिडक्शन की रिएक्शन से सीधे नस्ट कैसे लिखते हैं। रिडक्शन से नस्ट, ईआरपी फिक्स होता है, इक्वल टू फिक्स होता है, ई नॉट आरपी फिक्स होता है, माइनस फिक्स होता है, 0.0591 फिक्स होता है, एन फिक्स होता है, लॉग बेस 10 फिक्स होता है। 12 क्लास इतना तो फिक्स होता है। अब ये वाला जो पोर्शन है वो यहीं से तो आया हुआ है, तो ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट सॉलिड था तो 1 हो गई और नीचे ये आ गया। बोलो डायरेक्ट आ गई नहीं आ गई, वो तो बात है कि सारे स्टेप सिखाना जरूरी होता है। बोलो, सबसे पहले मैं तुम्हें रिडक्शन रिएक्शन दूंगी, मैं तुम्हें मेटल का नाम दूंगी, मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ एल्यूमिनियम के लिए नस्ट इक्वेशन लिखो, राइट, एल्यूमिनियम नस्ट इक्वेशन। कुछ नहीं करना, पहले एल्यूमिनियम की रिडक्शन लिख लो, ईआरपी लिख लो, इक्वल टू लगा दो, ई नॉट आरपी लिख दो, माइनस लगा दो, 0.0591 लगा दो, अपॉन एन की वैल्यू 3 आ जाएगी, लॉग बेस 10। अब रिडक्शन की रिएक्शन में जो ऊपर है वो ऊपर, जो प्रोडक्ट में सॉरी वो ऊपर, और जो रिएक्टेंट में वो नीचे तैयार। ये तो निकालना एक बार सिखाना होता है ना, इसलिए सारा बताना पड़ा। अब आपको तो न्यूमेरिकल में डायरेक्टली ये यूज करनी है, तो आप रिडक्शन लिखोगे। पहले नस्ट में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, दोबारा बताना हो तो बता दीजिए, आपको दोबारा समझना हो तो भी आप बता सकते हैं, कोई स्टेप नहीं क्लियर हो तो भी आप बता सकते हैं। बोलिए, देख लीजिए सब लोग आराम से, कोई डाउट हो तो पूछ लो। एक बार सब नस्ट से गो थ्रू हो, रिडक्शन रिएक्शन लिखी थी वहां से। मैं बोलती जा रही हूँ, आप चेक करो। पहले रिडक्शन रिएक्शन लिखी है तुमने, रिडक्शन रिएक्शन लिखने के बाद तुमको बेसिक पैटर्न सिखाया, उसमें आरटी अपॉन एनएफ के साथ एलएन आ रहा है। एक्टिविटी लिखना सिखाया, प्रोडक्ट की एक्टिविटी ऊपर, रिएक्टेंट की नीचे। फिर आपको बताया एक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्टिविटी को कॉन्सेंट्रेशन से बदल दिया नस्ट ने। एलएन को खोला, तो 2.303 नंबर आगे लिख दिया और यहाँ लॉग बेस 10 आ गया।
कि 2.303 R, T और F चार कांस्टेंट को इनटू डिवाइड करके जो नंबर आया 0.0591 वो आपने याद कर लिया। फिर प्योर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है वो रख दी और बाकी पैटर्न होंगे। ठीक है, अब बताइए मुझे, राइट एल्यूमिनियम नर्स्ट इक्वेशन। बस अब तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप रेडी हैं, यही तो न्यूमेरिकल आएंगे। बाकी अश्विन ने बता ही दिया वो हमें क्या क्या देगा, स्टैंडर्ड आरपी उसे देना पड़ेगा, आयरन की कॉन्सेंट्रेशन उसे देनी पड़ेगी, टेम्परेचर नहीं देता है तो मैं 25 लेके कर लूंगी और मेटल का नाम आते ही एन भी आ जाएगा। अच्छा चलो मैं सिखाती हूँ, राइट एल्यूमिनियम नर्स्ट इक्वेशन। चलो नम्रता ने किया से पूछा, नम्रता बोलो सबसे पहले। मैम रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे एल्यूमिनियम की, Al3 plus aqueous plus 3 electrons give Al solid. Then मैम ERP is equals to E naught RP minus 0.059 upon 3. एक बार एन लिखो है ना, क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं ना हमेशा, तो एक बार फॉर्मूले लिखो एंड देन पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। हमेशा ध्यान रखिए 2 नंबर का होगा तो एक नंबर फॉर्मूले का होगा, एक वैल्यू का। log 10 1 upon एक m. बार लिखिए, ये वाला पोर्शन तो लिखिए, ये वाला पार्ट तो हमेशा लिखना अपॉन Al3 plus aqueous. ठीक है, अब आप लिख देना here n equals to 3 and pure solid का concentration equals to 1, so ERP equals to E naught RP minus 0.591 upon 3 log 10 1 upon Al3 plus aqueous. अब इसी का अगर मुझे न्यूमेरिकल कराना था तो नम्रता में और क्या दो वैल्यूज दे देती मैम concentration of iron और ERP स्टैंडर्ड है ERP ना, तो आप ERP निकाल लो। ठीक है, Yes, और बाकी तो मैथमेटिकली सब लोग समझते ही हैं कि मैं उल्टा पुल्टा भी कर सकती हूँ, लाइक मैं ERP दे दूँ, E naught RP दे दूँ, कॉन्सेंट्रेशन पूछ लूँ, वो तो मैथ्स है। मैथ्स में आप जानते हैं कोई भी एक वेरिएबल रोका जा सकता है, बाकी ओरिजिनली जो बनाई गई थी वो ERP के लिए बनाई गई थी। बाकी न्यूमेरिकली आपको ERP मिल जाए, E naught मिल जाए, एलिमेंट का नाम मिल जाए तो कॉन्सेंट्रेशन पूछी जा सकती है, इसमें एंटीलॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग और एंटीलॉग निकालना भी सिखाना पड़ेगा, सब बच्चों को नहीं आता होगा। ठीक है, अभी सीखते हैं। चलिए अब लिखिए आप लोग फटाफट, लिखिए जिंक की नस्ट लिखो और अब सब हाथ खड़ा करो और डाउट है तो डाउट पूछो, एक तरफ रहो, या तो आता है या नहीं आता है, बीच में रहने से कुछ नहीं मिलता है बच्चों, बीच में मत रहो, या तो आता है या नहीं आता है, आता है तो हाथ खड़ा होना चाहिए, नहीं आता है तो भी हाथ खड़ा होना चाहिए कि मैम मुझे डाउट है ना, बीच में मत रहो, चीजों को छोड़ो मत, किसके भरोसे छोड़ोगे मुझे बताओ, कहाँ सीखोगे फिर, यहाँ नहीं सीखोगे तो कहाँ सीखोगे। देखो बहुत कम बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, या तो आप लोग डाउट पूछो बच्चों, नहीं तो फिर हैंड सबका होना चाहिए, मुझे केवल 5-6 बच्चों से आंसर नहीं सुनना, मुझे सबको साथ लेके चलना है। बताइए जिंक की नस्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्लास में मैंने तुम्हें रिडक्शन की रिएक्शन और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखना सिखाया, आज की क्लास में मैं तुम्हें नस्ट इक्वेशन लिखना सिखा रही हूँ, और फिर अब मैं नस्ट भी नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी ERP निकालने को, तो जब मैं न्यूमेरिकल में ERP तुमसे मांगूंगी तो तुम समझ जाओगे कि मुझे नस्ट लिखनी है, और नस्ट के लिए तुम समझ जाओगे कि मुझे रिडक्शन लिखनी है, मतलब ये स्टेप तुम्हें खुद सोचने हैं। अब मैं तो तुमसे सीधा ERP मांगूंगी, ERP के लिए यू विल यूज नस्ट एंड नस्ट लिखने के लिए यू विल यूज रिडक्शन रिएक्शन, तो ये ऑटोमेटिकली दोनों चीजें आपको सोचनी है। ठीक है, जिंक के लिए नस्ट इक्वेशन बताइए, स्नेहा बोलो। Yes, ma'am. Ma'am, Zn2 plus 2 aqueous plus 2 electron gives Zn solid. ठीक है, अब मैम फॉर्मूला ERP equals to E naught RP
minus 0.0591 upon n log 10 Zn solid upon Zn2 plus aqueous. बिल्कुल सही। इसमें n की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी? मैम 2। और जिन सॉलिड मैम 1। ठीक है, बढ़िया। तो ये नर्स्ट इक्वेशन आपने लिखना सीखा। इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब आप एक काम करिए, जहां मैंने नर्स्ट इक्वेशन हेडिंग आपको डाली थी वहां पर आप एक और पॉइंट लिख दीजिए, नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड। सब बच्चे देख सकते हैं, मैं एक इलेक्ट्रोड की नर्स्ट इक्वेशन लिखाना सिखा रही हूँ आपको। जिंक इलेक्ट्रोड, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। और अब 15 मिनट के बाद हम नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल लिखना सीखेंगे। फॉर सेल, इसलिए अभी लिख दीजिए नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड, ओनली फॉर वन इलेक्ट्रोड। जिंक रॉड ZnSO4 में, एल्यूमिनियम रॉड Al3+ आयन में, एक एक इलेक्ट्रोड के लिए आप अभी नर्स लिखना सीख रहे हो। एक इलेक्ट्रोड की अगर आपको नर्स लिखना आ जाए तो सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2। तो पहले की भी नर्स लिखनी आती है, दूसरे की भी नर्स लिखनी आती है, आराम से सेल की नर्स बन जाएगी। पहले इलेक्ट्रोड की प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ अगर कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए नर्स इक्वेशन में। डाउट्स के लिए हैं? निखिल बोलो। मैम आंसर देने के लिए था, वो खड़ा रह गया था। कोई बात नहीं। और कोई जो हैंड रेज है चेक करिए, डाउट के लिए हैं यहाँ। बोलो यशस्वी। मैम इसमें मैम पिछले वाले क्वेश्चन में मैम अपन E0 जो आरपी है वो जिंक का याद है तो मैम वो लिख सकते हैं? नहीं, वो फिर वैल्यूज एक साथ ही पुट करें। ओके ठीक है, वैसे भी न्यूमेरिकल ही आएगा, नर्स लिखने के लिए कोई नहीं देगा, न्यूमेरिकल ही बनेगा। इसका बना रही हूँ मैं। आयुष मैम अपन इसको ओपी के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना कि EOP इक्वल्स टू E0 OP प्लस 0.591 हम प्लस में आ जाए। बिल्कुल। यस ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख दो। देखो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख दो। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख दी, उसके बाद में EOP वाला पूरा पैटर्न चला लो। अब RP था तो माइनस का, EOP में प्लस आएगा, पूरा वो का वही आ जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है कि RP और OP रिलेटेड है, तो हर वो काम जो RP में हो रहा है वो OP में होगा ही होगा। पर तुम्हें अपने दिमाग में फिक्स करनी है एक चीज। हाँ, अगर आपको JEE नीट वाले ABCD में चेंजेस कर करके दें तो आपको पहचानना तो आता ही है RP OP का रिलेशन आपको। ठीक है, चलो अब न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन एक वर्ड्स में आ सकता है, एक नोटेशन में आ सकता है। लिखो कैलकुलेट, एक एक वर्ड को ध्यान से देखना। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल when copper rod is dipped in 0.1 m CuSO4 सॉल्यूशन। अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको नीडेड हो तो मुझे बता दें। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इन इतनी मोलैरिटी CuSO4 सॉल्यूशन। एक बार हम सबको सोचने देते हैं, सब लोग सोच लें कैसे ये क्वेश्चन होगा। कौन सा इलेक्ट्रोड दे रखा है, मैं बोलती जा रही हूँ, आप चेक करो। ठीक है, सबसे पहले आप चेक करो आपको कौन सा इलेक्ट्रोड दे रखा है। सबसे पहले चेक करो आपको कौन सा इलेक्ट्रोड दे रखा है। पहचान लिया क्या? कॉपर रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। एक स्टूडेंट को अनम्यूट कर लेते हैं, मैं पूछती जाऊंगी, आप आंसर बताते जाना। ठीक है, विशाखा। अदिति ने भी किया है। अदिति, यस मैम। कौन सा इलेक्ट्रोड दे रखा है? कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड की सबसे पहले कौन सी रिएक्शन लिखें? रिडक्शन रिएक्शन। क्योंकि हमें कौन सी लिखनी है?
क्योंकि हमें नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है नर्स क्यों लिखना चाहती हो तुम? मैम, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ना कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या क्या? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नहीं निकालना। हाँ ठीक है, पोटेंशियल निकालना है, इसलिए हम क्या निकालना चाहते हैं? नर्स इक्वेशन, और नर्स के लिए लिखनी पड़ेगी रिडक्शन। बोलिए रिडक्शन। Cu 2 plus minus 2 plus 2 electrons gives Cu. नर्स लिखवाइए। मैम नर्स, मैम डायरेक्टली लिखवा दूं? बिल्कुल डायरेक्ट ही करना है, न्यूमेरिकल है ये। E naught Rp minus 0.0591 upon n log base 10 concentration of Cu 2 plus aqueous. ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। विशाखा आप खड़ा करो। वैल्यूज पुट करेंगे सारी एक साथ, है ना? तो एक काम करना चाहिए था अपने को, रिडक्शन लिखने से पहले गिवन लिख लेना चाहिए था। आप लोग देखो जगह है क्या? नहीं है तो यहाँ से यहाँ एरो बना के लिख लो, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर वंस यू हैव रिटन द फॉर्मूला यू शुड पुट द वैल्यूज। फॉर्मूला लिखने के बाद बैरियर नहीं आना चाहिए कि फिर टीचर को नीचे देखना पड़े इसने एन क्या रखा है, राइट? तो हमेशा एंड टू एंड वैल्यूज आनी चाहिए। बोलिए गिवन क्या क्या था? मैम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 0.1 m एंड यहाँ पर एक चीज और बतानी पड़ेगी ना आपको। मुझे बताइए आपको किसकी कॉन्सेंट्रेशन नीडेड है? मैम Cu 2 plus aqueous की। और मैंने किसकी दी है? मैम आपने CuSO4 सॉल्यूशन की दी है। तो फिर मैंने गलती कर दी है, कुछ हो जाएगा? मैम इससे हम निकाल लेंगे। क्यों? मैम क्योंकि अगर आप हमें सॉल्यूशन की दे दी है तो मैम हम इसमें आयंस की निकाल लेंगे। कैसे? मैम अगर आप हमें बता दो मैम मोल्स निकाल के। नहीं, अब ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि तुम लोगों ने इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर 11th का ढंग से नहीं पढ़ा है। और मैं एक बात तुम्हें बता दूं, 2012 या 13 की बात है जब 11 का इक्विलिब्रियम का 3 नंबर का न्यूमेरिकल 12 बोर्ड में आया था और बच्चों को करना था, क्योंकि 11 12 मैंने आपको बार बार का एक कंबाइंड जर्नी है, आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि 12 का सिलेबस नहीं था, तुमने कैसे दे दिया। नहीं, 11 12 एक ही है। तो जब हमने 11th में इक्विलिब्रियम करा है तब हमने इस कंसेप्ट को सीखा है। और मैंने तुम लोगों से बार बार रिक्वेस्ट किया है कि बच्चों ज्वाइन द क्लास। 11th के एग्जाम होने से आप लोगों ने क्या 11th से आपका इंटरेस्ट हट गया सबका? आयुष से पूछते हैं, ध्यान है क्या? बोलो मैम। ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब आयंस अपने में, तो फिर इसके कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहले अपन अल्फा मानेंगे, मतलब अल्फा नॉट फिर उसके बाद क्या कहते हैं अल्फा -1 देन गलत है। नम्रता को आता होगा, इसने रेगुलर अटेंड किया है। नम्रता बताओ। मैम पहले हमें देखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हम अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट होएगा और हम फिर देखेंगे कि जो इसकी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है वही आयंस की कंसंट्रेशन है। बहुत बढ़िया। और नम्रता अगर ये वीक होता तो ऑब्वियसली सामने वाला मुझे किसका मैसेज देता? हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यस, और कॉपर सल्फेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है। तो सब लोग ध्यान दें जिनको भी 11 का कंसेप्ट नहीं आता है, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होता है, और याद रखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग ही लिया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करंट फ्लो कराना है, तो वीक क्यों लूंगी मैं, स्ट्रॉन्ग ही लिया जाएगा। तो जब भी आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होता है तो जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है वही उसके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है। मतलब CuSO4 डिसोसिएट 100% होता है, और जो वीक होते हैं, कम डिसोसिएट होते हैं, उनके लिए ऐसा एरो आता है। जो लोग 11th में नहीं थे या नहीं पढ़ पाए हैं, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट वीक होता है तो डबल एरो आता है, रिवर्सिबल, कि ये टूटा भी है। अच्छा, कम टूटने को कैसे दिखाओगे बताओ? ऐसे तो दिखाओगे कि ये टूटा भी है और ये जुड़ भी जाता है, मतलब ये कम टूटता है। लेकिन नहीं, ये वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है।
आपको अपने क्वेश्चन आंसर में ये सब लिखना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। ये स्ट्रॉन्ग है तो ये 100% डिसोसिएट होगा, 100% डिसोसिएट। तो जितना ये है उतने ही इसके आयंस होंगे। तो कॉपर सल्फेट कितना दे रखा है 0.1 m, तो कॉपर आयन भी 0.1 m और सल्फेट भी 0.1। अच्छा ऐसा मत कर देना ये 0.1 है तो इनको आधा आधा कर दो, ये आधे आधे मिलके एक थोड़ी ना हुआ है। कॉपर सल्फेट में एक कॉपर है तो एक सल्फेट है, तो ये वन तो ये वन तो ये पूरा वन ना, ये वन वन मिलके ही तो ये पूरा वन बनाएंगे। तो जितना ये होता है उतना ही इसके आयंस होते हैं। तो कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल चुकी है, मैंने कॉपर सल्फेट के थ्रू वो चीज आपको दी है। अब किसी का बिल्कुल ही अल्फा पे कराने का मूड बन जाए किसी एग्जामिनर का, तो फिर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट लेके अल्फा देके फिर आपसे कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। 99.99% ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो आयन मिल चुके हैं, तो नीचे लिखा सो, ये सब काम ऊपर होना था बच्चों, है ना, मुझसे भी गलती हो गई। फॉर्मूले के बाद में इंटरप्शन नहीं आना चाहिए, अगले से ध्यान रख लेंगे। सो कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई 0.1 m। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो गई 2। एक आपने स्टैंडर्ड आरपी का नहीं कहा कि मैम आपने नहीं दिया, शायद इसलिए कि हम सबको याद हो चुका है। कॉपर का स्टैंडर्ड आरपी है 0.34 वोल्ट। क्या कोई मुझे बताएगा इस क्वेश्चन में कमी है, वो कमी क्या है? इस क्वेश्चन में गलती चल रही है, वो गलती क्या चल रही है बताइए। जो मैंने क्वेश्चन लिखा है आपको याद है, मैं कभी कुछ वेरिएबल्स रोकूंगी, कभी न्यूमेरिकल का डिजाइन गलत बनाऊंगी, ये सब इसीलिए होगा ताकि आप चीजों को देखना सीखें। क्या कोई मुझे बताएगा कि मैम इस न्यूमेरिकल में एक गलती चल रही है, बताइए क्या? एबीसीडी में सोच के देखिए, एबीसीडी में सोच के देखिए, आप देखिए। चलो मैं और एम्फेसाइज कर देती हूँ। देखो चेक करो, यहाँ पर गलती चल रही है, जल्दी से चेक करो, चेक करिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड अधूरा वर्ड है। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर सामने वाला दे रहा है तो ये अधूरा है। दिमाग लगाइए फटाफट। अश्मी ने बताया, हाथ खड़ा किया है, और कोई? करीमा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देना अधूरा क्वेश्चन है कि मैं क्या बताऊं। अब तो सोचिए कि मैं क्या बताऊं। फर्स्ट जिसने हाथ खड़ा किया उसी को अपॉर्चुनिटी देंगे। अश्मी मैम कि किसका निकालना है? नहीं, किसका तो कॉपर का चल रहा है। कॉपर रॉड इज डिफरेंट, कॉपर सल्फेट इज कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कॉपर का निकालना है। चलो कोई नहीं, और किसी से पूछते हैं। नम्रता मैम आरपी निकालना है या ओपी? हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कैसे काम चलेगा? अच्छा सपोज करो इस चीज का तुम्हारा आंसर 0.25 वोल्ट आया, तो ये तो तुम्हारा आरपी आया, तो ओपी -0.25 हो जाएगा। अब एक ऑप्शन +2.5 खड़ा है, एक माइनस, मैं किसको चुनूं? क्योंकि उसने तो ईपी लिखा है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ लगातार। ईपी दो तरह का होता है, ओपी और आरपी। तो जब तक क्लियर ही नहीं है कौन सा ईपी, कैसे बच्चा टिक करेगा? किस ऑप्शन को टिक करेगा? क्या आरपी ईपी नहीं है? क्या ओपी ईपी नहीं है? दोनों ईपी है, फिर किसको टिक करोगे? तो ये गलती थी इस क्वेश्चन की, जो आपको पकड़नी है कि मैम हम कौन सा बताएं, ओपी या आरपी। तो अब मैं आपको दे रही हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ओपी। बहुत अवेयर रहना है बच्चों, एक सेकंड के लिए भी ध्यान डाइवर्ट हुआ और पूरा क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा, ध्यान रखिए, है ना। तो ध्यान रखिए कि ईपी दो तरह का होता है, ओपी और आरपी। आपको कौन सा निकालने के लिए दे रही हूँ मैं यहाँ पर? ओपी। ठीक है, ओके। आयन की कॉन्सेंट्रेशन तैयार है, एन तैयार है, स्टैंडर्ड तैयार है और क्वेश्चन पूरा आपका रेडी है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करवाइए अक्षत, पुट कराइए वैल्यूज। हम ERP is equals to ERP equals to E naught RP, E naught RP, स्टैंडर्ड RP। ये रहा कॉपर का, हमने याद किया था ना, E naught RP मैम 0.34 वोल्ट 0.34 प्लस 0.34 वोल्ट माइनस 0.591 0.591
0.0591 हाँ 0591 अपॉन कितना upon 2 2 log base 10 1 upon 0.1 mole 1 m हो जाएगा सॉल्व मेरे हिसाब से। चेक करके देख लो। प्लस में आ गया 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 आ गया। अक्षत अच्छा म्यूट कर लिया क्या? ओके चलो आर्या अपन चलते हैं आगे। लॉग 10 आ गया। यस मैम। 0.1 था ये आपका ऊपर चला गया। ये 10 है ना, पर ये ऐसे करना नहीं चाहिए। सेफ रखिए वैल्यूज को, ठीक है। सब लोग ब्रैकेट में नोट कर लें। log 1 0 होता है, log 10 1 होता है, log 100 2 होता है, log 1000 3 होता है, log 2.3010 कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद रखनी है, ठीक है। तो log 10 आ गया। कितना आ गया? कंटिन्यू मैम अब 0.34 माइनस ये वैल्यू आ जाएगी 0.02955 955 और log हाँ ये 1 आ जाएगा, ठीक है। यस 0.34 माइनस 0.02955 आंसर निकाल दें। 0. कितना आ रहा है आर्या? मैम 0.32955 ये आरपी आ रहा है। वेरी गुड। जो लास्ट में आपने बोला कितना आ रहा है? 0.32955 32955 बोल रहा है। लेकिन ये क्या चल रहा है? ई आरपी और न्यूमेरिकल में क्या पूछा था तुमसे? ओपी। ओपी तो बोलो किस ऑप्शन को टिक करोगी? -0.32955। बहुत बढ़िया। वैल्यूज वगैरह आप देख लें जो इसने बताई है वो मैंने लिख दी है। चेक करिए सबको आया क्या करना। यहाँ पर आपको लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेना हमें आना चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक दो क्वेश्चंस इसमें हैं अभी, शायद आपका ध्यान जाए। कोई बात नहीं, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही कि अभी जाए। मे भी आज आप घर पर जब होमवर्क करोगे तब आपका ध्यान जाए, पर एक दो क्वेश्चंस अभी यहाँ है। एक दो क्वेश्चंस है जिन पर आपका ध्यान जा सकता है। कल तक आप मुझसे पूछ सकते हो, फिर नहीं पूछोगे तो मेरे को तो बताना ही है कल तक। देखते हैं ध्यान जाता है तो। शालवी बोलो। आंसर डिफरेंट आ रहा है। अच्छा ठीक है बोलो। आंसर आ रहा है -0.31045। इधर बता दो आपका ERP कितना आ रहा है? 0.3 +31045। ओके ठीक है, देख लेते हैं और बच्चों से पूछते हैं। बोलो आयुष। मैम एक्चुअली 0.0591 था ना, उसको मैंने 0.06 अप्रोक्सीमेशन में ले लिया और उसमें 0.03 आ गया, फिर 0.31 आ रहा है मेरा, -0.31 वोल्ट। आ रहा है ना ये रहा पॉइंट। यस मैम, मतलब वही आ रहा है। यस मैम ठीक है। एक्चुअली में मेरा सजेशन है इसको अप्रोक्सीमेशन में मत करना, इसको 0.0591 ही रहने दो। अगर अप्रोक्सीमेशन में करना होता तो एनसीईआरटी में 0.0591 नहीं देती। अपने से ज्यादा समझदार और इंटेलिजेंट लोग होंगे तो वो 0.06 ही करके हमें पढ़ाते। तो जो वैल्यूज एबीसीडी में चलती है ना वो इतनी क्लोज चलती है कि 0.0591 से ही तुम करना। फिर तुम सारी मेहनत करो, तुम्हें पता चले एक ऑप्शन 0.3104 है, एक 0.3114 है, तो फिर तुम्हारी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। इसके नजदीक आंसर ही आते हैं मिलते जुलते। यशस्वी बोलो। मैम यही आ रहा है आंसर मैम।
ठीक है, तो आंसर वाली जो बात है आर्य आपका सही कर लो। बाकी कोई क्वेश्चन पे ध्यान दिया हो किसी का तो पूछिए। अभी नहीं जाएगा आपका, क्योंकि अभी आपका क्या पूरा मैथ्स में ध्यान है ना। आप घर पर क्वेश्चन करोगे और बुक के सॉल्व एग्जाम्पल करोगे, पक्का आपका ध्यान जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा डिफरेंट न्यूमेरिकल लेंगे, कुछ चेंज करते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को न्यूमेरिकल में? ठीक है, ओके। अब मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी। कैलकुलेट आरपी ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड when zinc rod is dipped in 0.01 m ZnSO4 solution and ZnSO4 is 95% dissociated. क्या दिया सामने वाले ने? Given E naught Zn2 plus 0.76 एक सेकंड भी कहीं से ध्यान हटा और गलती हुई, वही है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दो वाला केस है। एक सेकंड एक पॉइंट छूटे और पूरा ओपी का आरपी हो जाएगा, आरपी का ओपी हो जाएगा। क्वेश्चन को मैंने पढ़ा कैलकुलेट आरपी, आरपी निकालना है, तो जैसे मैंने देखा आरपी या ओपी निकालना है, मैं समझ गई नर्स्ट काम आएगी। तो जेई के पेपर में पूरी 11th है, पूरी 12th है, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि मुझे आरपी या ओपी निकालना है, मैं समझ गई कि नर्स्ट का क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले दिमाग में आ गया कि नर्स्ट लगती है। कैलकुलेट आरपी ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन है। जिंक रॉड को ZnSO4 में डाला है। ZnSO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होता है, लेकिन उसने हमसे चला के कह दिया कि ये तो 95% ही हो पाया, नहीं देता तो 100 ही मानना है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, और अगर उसको कराने में इंटरेस्ट है तो फिर वो उसको थोड़ा रोक लेगा और 100 की जगह कितना डिसोसिएट कराया, 95%। कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m थी और उसका कितना टूटा, 95%। ई नॉट गिवन है और आपको आरपी निकालना है। ठीक है, आपका कभी कौन बताना चाहता है कैसे होगा? यश, किसका क्वेश्चन है? मैम इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो गया है। थोड़ा सा लाउडली बोलो, किसका क्वेश्चन है? इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन हो गया कि जिंक का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जिंक की कौन सी रिएक्शन लिखनी है? जिंक की मैम रिडक्शन आ रही रिएक्शन। रिएक्शन बोलिए मैम Zn2 प्लस उससे मैम 2 इलेक्ट्रॉन प्लस और फिर Zn सॉल्यूट। नर्स्ट क्या बनेगी? P इक्वल टू E नॉट Rp माइनस 0.0591 बाय n और लॉग के अंदर ऊपर Zn की कंसंट्रेशन और Zn2 प्लस। ठीक है, अब अपने पास n क्या आ चुका है? मैम N2 आ गया। Zn आयन की कंसंट्रेशन क्या आ चुकी है? वो निकालनी पड़ेगी, है ना, वो निकालनी पड़ेगी। तो Zn आयन की कंसंट्रेशन निकालूं मैं, देखिए कैसे निकालना है। ZnSO4 स्ट्रॉन्ग है, अपने आयंस में टूटा, ठीक है, लेकिन आप लिखना बट इट इज ओनली 95% डिसोसिएटेड। कितना डिसोसिएट किया इसको? केवल 95% डिसोसिएट किया। और कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी? 0. यस मैम 0.01 और उसका कितना डिसोसिएशन हुआ? 95% यानी डिवाइड। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन, बोलो कितनी आ जाएगी? मैम ये आएगी 0.0095। 0.0095। दो जीरो नीचे ऑलरेडी है, ये पॉइंट हटाया, इसके 2 जीरो आ गए तो 1 2 3 4।
तो जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.0095 m आ जाए। ठीक है, वैल्यूज पुट करा दो यश। यस मैम। मैम ई नोट आरपी पे तो आ जाएगा माइनस का 0.76। क्यों, मैंने तो तुम्हें प्लस का 0.76 किया है। मैम ये तो ओपी का हो गया ना। हाँ, ये Zn से Zn2 प्लस बन रहा है, 0 से +2 हो रहा है, प्लस बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ओपी गिवन है और फॉर्मूले में क्या रखना है, आरपी रखना है। ये आ गया -0.76 माइनस 0.0591 by 2 और log 10 1 अपॉन 0.009। अब जो बच्चों को दिक्कत आएगी वो लॉग लेने की आएगी, तो लॉग लेना सिखा देती हूँ। एनसीईआरटी पार्ट 1 में पीछे लॉग टेबल दे रखी है, और जो बच्चे 11th में मेरे पास थे आपको तो मैंने इक्विवेलेंट में सिखाया था, या फिर हाथ खड़ा कर दीजिए। कुछ है क्या ऐसे बच्चे जिन्हें लॉग नहीं आता है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लॉग नहीं आता है लेना, तो हाथ खड़ा करिए। ठीक है, स्नेहा रजवानी तो नहीं होना चाहिए। स्नेहा सिखाया था बेटा आपको तो। ठीक है, तो लॉग लेना आपको सीखना है, बाकी सब बच्चों को आता है। ठीक है, बाकी सबको आता है। तो एक काम करूंगी, शाम को रखूंगी इसकी 15-20 मिनट की क्लास, 9 घंटे रखूंगी। शाम तक तो आप पढ़ोगे नहीं होगा, तभी तो क्लासेस होंगी आपकी। चलो ये वाला आ गया, अब अगला करके दो मुझे। राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर क्लोरीन इलेक्ट्रोड। फटाफट लिख के दीजिए। न्यूमेरिकल कैसे करना है वो तो आ गया, आयंस की कंसंट्रेशन कैसे पुट होगी वो आपको आ गया। अब लॉग और एंटी लॉग वाली इशू रही है हमारे पास। तो अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी मेरे पास है लॉग और एंटी लॉग। पहले मुझे नर्स्ट लिख कर दो आपको। सोडियम इलेक्ट्रोड, नर्स्ट की प्रैक्टिस करें। ये सारे अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। ये लॉग के जो कॉमन है वो तो याद होनी चाहिए। लॉग 2.3010। लॉग 2.30 लॉग टेबल एनसीईआरटी पार्ट 1 में पीछे की तरफ है। एक आप लॉग 3 भी याद रखो। लॉग 3.4771 ये कॉमन याद करिए, टेबल में लिखिए। अभी अपन बड़े टेबल से लेने वाली एग्जाम में टेबल तो नहीं माना हुआ है आपको। 0.6021 और log 5, बाकी सब आप इनकी मदद से निकाल सकते हैं। log 5.6990 ये लिखिए सब। अभी एंड टू एंड सुनूंगी, याद करिए। अप्रोक्सीमेशन से करना पड़ता है। log 1 0, log 10 1, log 100 2, log 1000 3, एक जीरो बढ़ाते जाओ एक डिजिट। log 2.3010, log 3.4771, log 4.6021, log 5.6990। ठीक है, अब सब ध्यान दें। आपको लेना है, सब लोग रिवीजन करने जिन्हें आता है वो भी, आपको लेना है log 1369। सबसे पहली बात, पार्ट 1 निकाल लेना एनसीईआरटी का 12th का, उसके पीछे लॉग टेबल है। ले आओ सब लोग, 2 मिनट में वेट कर लेती हूँ। 12th एनसीईआरटी पार्ट 1।
11th एनसीईआरटी पार्ट 1 में भी है। ठीक है, जिस नंबर का आपको लॉग लेना है वो 1 to 10 के बीच में होना चाहिए, तो इसे 1 to 10 के बीच में बदलो। दिव्यांश आपको आता है लॉग एंटी लॉग, को हाथ खड़ा करो। ठीक है, इसे 1 to 10 में बदलो। मैम 1.369 into 10 की पावर 3। जब लॉग m into n होता है तो क्या हो जाता है? log m plus log n। log m plus log n तो क्या हो जाएगा? मैम log 1.369 plus log 10 की पावर 3 तो 3 हो जाएगा। 10 की पावर 3। एक बार अपन 9 बच्चों के लिए पूरा कर रहे हैं। log m की पावर n होता है तो क्या हो जाता है? n log m। n log m। तो ये जो है log m की पावर n, इसका हो गया n log m, और log 10 होता है 1, तो 3 into 1 तो ये 3। log 1.369 log 1.369 log 1.369 प्लस 3। अब लॉग टेबल में क्या रीडिंग लेनी है? मैम जो फर्स्ट कॉलम में जो मैम 13 दे रखा है मैम उसकी रीडिंग फर्स्ट कॉलम में सब लॉग टेबल देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चाहिएगा, काइनेटिक्स में चाहिएगा, और आपके इक्विलिब्रियम चैप्टर में 3 जगह आपको चाहिए होती है। ठीक है, तो ये जो लॉग टेबल आपके पास है, इस लॉग टेबल में यहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट में 10 से लेकर देखिए 99 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। चेक करिए जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, 10 से लेके 99 तक लेफ्ट में कॉलम बना हुआ है। तो आपको शुरू के 2 डिजिट पढ़ने हैं, पॉइंट को मत देखो, शुरू के 2 डिजिट पढ़ो। तो ये आ गया 13 पे 6 देखो। तो ये जो लॉग टेबल तुम्हारे पास है इसमें यहाँ लेफ्ट में 13 देखो, 10 11 12 13 13 आ रहा है चौथे नंबर पे। अब ऊपर देखो 0 to 9 लिखा हुआ है, ऊपर देखो 0 to 9 वैल्यूज है, और फिर 1 to 9 है। तो पहले वाली जो 0 to 9 है उसमें से जो थर्ड डिजिट है उसकी रीडिंग पढ़ो, मतलब 13 पे 6 पढ़ो। मतलब टेबल में यहाँ तो 10 11 12 13 13 है, और इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 13 पे 6 की रीडिंग पढ़ो। पढ़ो दिव्यांश, कितनी आ गई? मैम 1335 लिखी है मैम यहाँ पे। 13 पे 6 की रीडिंग कितनी? 1335। 1335 आ गई। अब प्लस करना है क्या? 13 पर ही चौथे डिजिट की रीडिंग पढ़ो, मतलब 13 पे 9, ये जो बाद वाले लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें 13 पे 9 पढ़ो। कितना रहे? 29। 13 पे 9 देखा, बिल्कुल सही, 29 आ रहा है। अब 29 इसमें ऐड कर दो, बोलो कितना आ रहा है? 1335 में 29 ऐड कर दो मैम 1364। और जो आंसर आ रहा है उसमें मैम उसमें 3 ऐड कर देंगे, उसमें पॉइंट लगा देंगे मैम। आगे ही आगे पॉइंट लगाना है, और +3 तो चल ही रहा है, +3 तो चल ही रहा है। ठीक है, अब ये आपने ऐड कर लिया तो ये आंसर आ गया आपका 3.136। ठीक है, जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं ध्यान से देखें। वैसे तो देखो लॉग टेबल हमें मिलती नहीं है, ये वैल्यूज ही याद करके इन्हीं से हमें करना होता है, और कोई अननोन वैल्यू आती है तो वैल्यू उन्हें देनी पड़ती है। बस हमें आना चाहिए, हमसे कोई वाइवा में पूछेगा कहीं भी तो हमें आना चाहिए। यहाँ लेफ्ट में 10 से 99 तक वैल्यूज लिखी हुई है, और यहाँ 2 वैल्यूज चल रही है, एक 0 to 9 चल रही है, एक 1 to 9 चल रही है। तो जो भी नंबर तुम्हारे पास होता है
पहली बात वो 1 के बाद पॉइंट होना चाहिए, 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। अब शुरू के 2 पर तीसरे की रीडिंग पड़ती है, 1.3 नहीं इसे 13 ही पड़ता, तो 13 पर किसकी रीडिंग पड़ी? 6 की। आंसर लिख लिया कॉपी में। फिर 13 पर 9 की रीडिंग पड़ी, ये वाले 9 की। फिर इन दोनों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उसमें आगे आगे पॉइंट करो, और +3 पहले नहीं चल रहा था तो ये जोड़ कर आगे। ठीक है, जो पहली बार सीख रहे हैं उन्हें लॉग में कोई डाउट आया हो तो पूछ लो वापस से, लॉग लेने में कोई डाउट आया। 1 नंबर का आप लोग लो ताकि कॉन्फिडेंस आए। लॉग 23.45 23.45। दर्शन हाथ खड़ा करो। किन किन बच्चों ने कहा था? सुरभि ने, दर्शन ने, जिन जिन को डाउट था। सबसे पहले यस, इस नंबर को 1 to 10 में बदलो। यस मैम, तो ये हो गया 2.345 into 10 raised -1 into 10 raised to power -1। -1 क्यों मैम? क्योंकि वो डेसिमल से मैम into 10, सॉरी बड़ा था छोटा किया है। 23 था 2.3 किया है तो 10 into। अब क्या सीखा तुमने? इनटू का क्या हो जाता है? मैम प्लस हो जाता है, log 2.345 प्लस log 10। log 10 का क्या होता है? मैम 1 वैल्यू होती है। 23 पे 4 लॉग टेबल से। मैम 3672 3692 3692 आ गया। अब वापस 23 पर 5 पढ़ो, ये 129 वाला। 23 पे 5 मैम 9, दोनों को जोड़ो। 3702 और जोड़ने पे जो आया उसमें पॉइंट कहाँ लगाना है? आगे मैम बिल्कुल स्टार्टिंग में या हाँ आगे ठीक है। तो क्या आ गया? 0.3702 राइट। तो इसका +1 0.3702 प्लस log 10 का आ गया 1, तो 1 में जोड़ा तो 1.3702। ठीक है, ये आपका लॉग लेने का तरीका। मैम हाँ मैम इस मेथड से तो सिर्फ अपन 4 डिजिट नंबर्स तक के ही लॉग निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है, बाकी ज्यादा है तो राउंड ऑफ कर लो। ठीक है, इससे बड़े तुम कब करते हो कैलकुलेशन में? जैसे तुम किसी को किसी से डिवाइड करते हो तो 23.45 इसके आगे कौन निकालता है? और आ जाए तो राउंड ऑफ कर लेना, 4 डिजिट तक का इससे निकल जाएगा। तो लॉग लेना सबको आ गया है, कैसे लेना है, और फिर आप क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको सेटिस्फेक्शन होता जाएगा कि आ रहा है नहीं। बाकी मेरा सजेशन है ये नंबर्स ध्यान रखो। अब जैसे log 6 है तो 3 और 2 की मदद ले लो, 8 है तो 4 की मदद ले लो, मतलब इनसे आप सबके निकाल सकते हो आपस में। ठीक है, ये तो लॉग लेना हो गया। निखिल हाथ खड़ा करें। एंटी लॉग लेना याद होगा तुम्हें? एंटी लॉग के क्या स्टेप्स रहते हैं, याद है? नहीं मैम अभी याद नहीं है। करते हैं अपन साथ में, है ना? एंटी लॉग की जरूरत कहाँ पड़ेगी ये मालूम है? आपके पास आ रहा है ERP = E0RP -0.0591 अपॉन n log base 10। यहाँ पर सपोज x आ गया है ना, जो भी है। अब अगर आपसे x की वैल्यू मांग ली तो क्या करोगे? नीचे x ही मांग लिया तो मैम x को एक साइड छोड़ के बाकी सारे अलग निकाल लेंगे। तो log तो जाएगा नहीं मैम उसका एंटी लॉग हो जाएगा। के साथ ही है ना? तो log x तुम्हें यहाँ रखना पड़ेगा और बाकी सारा पोर्शन इधर जाएगा। बोलो
ई आर पी माइनस ई नॉट आर पी ई आर पी इधर आ गया माइनस ई नॉट आर पी प्लस 0.0591 अपॉन एन। ठीक है। और कोई स्टूडेंट? ये जो बताया इसने सही बताया है, इस तरह से ही जाएगा। बताइए अमनदीप। सिस्टम सबसे पहले जो n कोफिशिएंट है, मतलब जितने से एक्सचेंज हो रहा है उससे मल्टीप्लाई होगा ई नॉट आर पी, फिर माइनस 0.591 अपॉन n आएगा, फिर वो n उस साइड जाएगा n ई आर पी, और उसमें से अपन माइनस करेंगे n ई नॉट आर पी, और उधर अपने पास माइनस 0.591। आपकी बात सुनिए, एक और स्टूडेंट से सुनते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि इसका मैथ्स नहीं आएगा तो आप करोगे कैसे इसे? बोलो दिव्यांश। मैम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो मैम मल्टीप्लाई में तो n आ जाएगा और डिवाइड में मैम -0.0591 आ जाएगा। मतलब पहले तो ई आर पी ये इधर आकर माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू -0.0591 अपॉन n log x चलता है। ठीक है, अब बोलो इक्वल्स टू मैम log x तो मैम यहीं पे आ जाएगा राइट साइड। जैसे ये माइनस कर लोगे तुम, दोनों वैल्यूज नोन होनी है क्योंकि x तुम्हारा वेरिएबल है, तो इनको सॉल्व करने पर सपोज y आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, अब बोलो क्या करना है? मैम इधर मैम y को n से मल्टीप्लाई कर देंगे और -0.0591 से डिवाइड। ये log x आ गया और आप ये पूरा माइनस यहाँ दे सकते हो। सही है? यस मैम। log x इक्वल्स टू माइनस, इन दोनों को माइनस करने पर से y आ रहा है, y ये n आपका जो नीचे है ऊपर और ये ऊपर है। अब क्या करेंगे? मैम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। बिल्कुल, लॉग हटाने का रास्ता होता है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। सीख लीजिएगा, ये मैथ्स नहीं आएगी तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये जहां लॉग है वहां एंटी लॉग लेने से लॉग हट जाएगा, लॉग हट जाएगा, x आ जाएगा, इधर के नंबर का तुम्हें लेना पड़ेगा एंटी लॉग। तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा -y * n अपॉन 0.0591 का, तो तुम्हें एंटी लॉग भी सीखना पड़ेगा। तो जब तुम्हें किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन मांग लेगा, सबको मालूम है लॉग के बाद वही चीज होती है, तो अगर तुम्हें किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन मांग लेगा तो तुम्हें एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और जब तुम्हें कॉन्सेंट्रेशंस गिवन होगी तो तुम्हें लॉग लेके ईआरपी निकालना पड़ेगा। तो दो तरह के न्यूमेरिकल चलेंगे, एक ईआरपी निकालने वाले, एक कॉन्सेंट्रेशन निकालने वाले। तो यहाँ पर आपको एंटी लॉग नीडेड होगा, तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं वो सीखिए। अभी तो बुक आपके पास है, उससे करना, फिर कल फटाफट ट्रिक बताऊंगी कैसे। लिख लीजिए कॉमन मैथ्स कैसे लगानी वो लिख लीजिए। x निकालना था तो log को मत भेज देना इधर डिवाइड में, log x पूरा साथ रहेगा। ई नॉट आरपी को माइनस कर दिया, n को इनटू कर दिया, 0.059 को डिवाइड कर दिया, माइनस इधर भेज दिया, यहाँ से x। ठीक है, अब एंटी लॉग के रूल्स लिखिए, सब प्रैक्टिस करेंगे आज एंटी लॉग। आपके एंटी लॉग टेबल निकाल लेना पहले। आपको एंटी लॉग लेना है 1.3284 का। आपको एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग का मतलब होता है 10 की पावर। किसी ने हाथ खड़ा किया है? याद है? यस मैम। मैम पहले तो मैम इसको 10 की पावर में लिख देंगे मैम नंबर को। उसके बाद मैम जो पॉइंट से पहले वाली डिजिट है और पॉइंट के बाद वाली डिजिट को हम मैम स्प्लिट कर देंगे। उसके बाद मैम मैम लॉग लगा देंगे दोनों तरफ। मैम मतलब पहले अब जो मैम मतलब इनकी 10 को हटा देंगे और मैम पावर्स को मैम बेस सेम है इस वजह से। वो तो तोड़ा है ना तुमने, वापस क्यों जोड़ रही हो? पावर सेम थी तभी तो तुमने तोड़ा था, जोड़ो मत वापस। अब सुनो, 10 की पावर 1 तो एक सॉल्ड वैल्यू है और 10 की पावर 0.3284 का मतलब ये कि इसका एंटी लॉग लेना है। अब एंटी लॉग टेबल निकालो आपको।
एंटी लॉग टेबल और चेक करो 0.00 से शुरू होके अगले पेज पे देखो 0.99 तक वैल्यूज गिवन है, पॉइंट में वैल्यूज होती है इसकी, और अगेन वही पहले 0 to 9 है फिर 1 to 9, तो शुरू के 2 डिजिट पढ़ो 0.32 पर 8 की वैल्यू देखो, 8 की वैल्यू, फिर 0.32 पर ये जो 1 to 9 वाली है इसमें से 4 की वैल्यू देखो, फिर इन दोनों को जोड़ो और जोड़ने के बाद एक के बाद पॉइंट लगाओ। लॉग में जोड़ने के बाद आगे आगे पॉइंट लगाते हैं और एंटी लॉग में एक के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो पढ़िए 0.32 पे 8 देखिए 2178 आ रहा है, 0.32 पे फिर 4 देखिए मीन वैल्यूज वाला 2 आ रहा है, दोनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो आ रहा है उसमें एक के बाद पॉइंट लगाओ, तो ये आ गया तुम्हारा 2.180 इंटू 10, ये तुम्हारा आ गया एंटी लॉग का आंसर। अब तुम इसका लॉग ले लोगे तो ये आ जाएगा, एंटी लॉग ले लोगे ये आ जाएगा, आए हुए आंसर का लॉग ले लोगे ये आ जाएगा, तो कोई भी नंबर मन से बना लो उसका लॉग ले लो, लॉग के आंसर का एंटी लॉग ले लो, आप अपोजिट है ना आपस में, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछिए, यशस्वी बोलो। मैम आपने 2178 ले लिया, मैम 2128 है। ओके 0.32 पे कितना लेना था मुझे 8, 0.32 पे 8, हाँ ठीक है 2128 दे रखा है, तो ये आ गया आपका 3, ठीक है। चलो अब अपने को नेगेटिव नंबर का भी एंटीलॉग लिया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिए। ये किस नंबर का एंटीलॉग लिया है मैंने, पॉजिटिव। अभी आपने देखा था जो अपन ने किया था उसमें x इक्वल्स टू नेगेटिव करके पूरी वैल्यू आ रही थी, नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग लेना था, तो लास्ट वो भी सीख लो क्योंकि उसके बिना फिर क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी। तो लिखिए वी कैन टेक एंटीलॉग ऑफ negative numbers also, आपको मैंने नंबर दिया -2.8162 और आपको इसका एंटीलॉग लेना है, याद है किसी को बताइए, नम्रता। मैम इस पूरे नंबर को 10 की पावर में लिखेंगे पहले, 10 की पावर -2.8162, तो मैम इसको ब्रेक करेंगे -2 और -0.8162, फिर मैम इसमें बीच वाले नंबर में +-1 करेंगे और फिर मैम वो पहले कराना था। अब जैसे तुमने इस नंबर को 10 की पावर लगवा दिया, अब एंटीलॉग आ रहा है -0.8162 का और पूरी एंटीलॉग टेबल आपके पास है, आप देख लीजिए 0.00 से 0.99 है, माइनस में नहीं है, तो जिस नंबर का एंटीलॉग आपको लेना है उसको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये करने के पहले आप -2 पॉइंट के 2 पार्ट्स करिए, -2 -0.8162, एक पार्ट -2 एक पार्ट -0.8162। अब इसमें आप एक बार +1 करिए एक बार -1 करिए, अब -1 तो दे दो आप -2 को और +1 दे दो माइनस के नंबर को, तो आप खुद देख सकते हैं वो प्लस में बदल जाएगा। यस मैम, ठीक है नम्रता। यस मैम, 10 की पावर करने के पहले कर लो ताकि 10 की पावर वाला नंबर सही आ जाए। यहाँ भी कर सकते हो पर अपन स्टेप बाय स्टेप ही चलो। अब बोलो क्या आ गया, एक तो आ गया 10 की पावर -3 और एक आ गया आपका 10 की पावर 1 में से इसको घटा के लिख लो क्या नंबर है 0.8162 माइनस कर दीजिए। चेक करिए
एंटीलॉग लेना है। कौन लेगा लास्ट? इसका एंटीलॉग लेना है। यश क्या नंबर आ रहा है? मैम ये आ रहा है मैम 0.1838 0.1838। अब 10 की पावर -3 इंटू 0.18 के 3 पढ़ो मैम 1524 0.18 पर 8 पढ़ो मैम 3 ऐड करो मैम 1 आंसर में कहाँ पॉइंट लगाना है? मैम फर्स्ट के बाद में या 1.52 तो 1.527 इंटू 10 की पावर -3। तो नेगेटिव नंबर का भी एंटीलॉग ले सकते हो, पॉजिटिव का भी, और लॉग सिर्फ कौन से नंबर्स का लिया जाता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो सब लोग लिखिए, ये प्रैक्टिस करना। जिस नंबर का लॉग लो उसी का एंटीलॉग ले लेना। ठीक है, तो लॉग 2896, लॉग 35, log 20, log 50, log क्रॉस चेक हो जाएगा। इसका लॉग का जो आंसर आएगा उसका एंटीलॉग लोगे तो ये आ जाएगा, हैंड टू हैंड क्रॉस चेक हो जाएगा। अब मेरे को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। 25.89 ठीक है, लॉग एंटीलॉग हो गया। अब लास्ट ये नर्स्ट बोल दो फटाफट। नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन, नर्स्ट फॉर क्लोरीन, नर्स्ट फॉर सोडियम। अमनदीप हाथ खड़ा करो, हाइड्रोजन की नर्स्ट बोलो। सबकी नर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए एक एक बार, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आप इनके न्यूमेरिकल कर पाएंगे। हर्षिता हाइड्रोजन की बोलो बेटा। नर्स्ट पहले हाइड्रोजन के लिए रिडक्शन रिएक्शन लिख दो, फिर फटाफट नर्स्ट आ जाएगी। बोलो। कोई बात नहीं, चलो किसी और से पूछ लेते हैं। निखिल बोलो, पहले रिडक्शन बोलो। मैम 2H plus 2 electron gives H2. बहुत बढ़िया, नर्स बोल दो फटाफट। ERP is equals to E naught RP minus 0.0591 upon 2 log 10 concentration of H2 upon concentration of H plus. सुनिए, हाइड्रोजन क्या है? Gas. प्रेशर, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है ना। अगर गैस हो तो उसका प्रेशर लिखना। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कितने? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। याद करिए इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, कोफिशिएंट हमेशा रेज टू पावर लगते हैं। सही है? यस मैम। तो H प्लस के आगे 2 लगा हुआ है ना, तो 2 जो कोफिशिएंट है वो रेज टू पावर चला जाएगा, और गैस हो तो उसका प्रेशर देना है। अगर न्यूमेरिकल आपको हाइड्रोजन का प्रेशर दे रहा है 2 atm 3 atm तो पुट कर देना, नहीं दे रहा है तो 1 मान लेना, नहीं दे रहा है तो 1 मान लेना, दे रहा है तो पुट कर देना। ठीक है, तो ध्यान रखना, गैसेस हो तो प्रेशर लिखना है, और जो कोफिशिएंट आगे लगा हुआ होता है वो रेज टू पावर आपको भेजना है। दोनों चीजों का ध्यान रखना। अब क्लोरीन की बताओ। अब देखो मेरी बात सुनो, पीएच का फॉर्मूला याद है तुम्हें? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो ये H प्लस भी आ रहा है और लॉग भी आ रहा है। अब मैथमेटिकली सेटिंग करके लॉग और H प्लस को पीएच बनाना, और फिर पीएच से ERP का न्यूमेरिकल दे रखा है एनसीईआरटी। मैथमेटिकल है, प्रैक्टिस करना, नहीं है तो में हुई। लॉग और H प्लस सब लिख ले, पीएच का ये फॉर्मूला होता है। लॉग और H प्लस को मिलाकर पीएच सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और पीएच और ईआरपी में क्वेश्चन बन जाएगा। ई नॉट हाइड्रोजन का 0 फिक्स होता है, नोट कर लो। हाइड्रोजन का आरपी और ओपी 0 फिक्स है। जैसे तुम्हें जिंक का याद कराया, कॉपर का याद कराया, ऐसे हाइड्रोजन का भी याद करो 0। हाइड्रोजन का आरपी और ओपी 0 फिक्स है, तो ये 0 फिक्स है। अब पीएच और ईआरपी में न्यूमेरिकल दे रखा है। पीएच का फॉर्मूला लिख दो, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस।
ठीक है, क्लोरीन का बताओ अश्मी। अच्छा, क्लोरीन इलेक्ट्रोड का मैम 2Cl plus 2 electrons gives Cl2 gas. वापस 2Cl plus 2Cl प्लस, Cl का आयन प्लस तो होता ही नहीं है। Cl का एलिमेंटल फॉर्म Cl2 आयनिक फॉर्म Cl minus. अच्छा हेलोजन्स हमेशा -1 लेते हैं। हाँ। फ्लोराइड क्लोराइड सॉरी हाँ बनाओ। हाँ Cl2 minus 2 electrons gives 2 Cl minus. गलत है ये, चार्जेस बैलेंस किए देखो। यस मैम, चार्जेस बैलेंस नहीं है, ये न्यूट्रल है, माइनस माइनस का ये 2 और ये -2 plus 2 electrons. क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेगी तब क्लोराइड बनेगा। अब नास्ट बोल दो। ERP is equals to E naught RP minus 0.0591 upon 2 log PCl2 upon P upon concentration of Cl minus ion raised to the power 2. लक्ष्मी कहाँ ध्यान है आज? पहले प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन है? Cl minus. फिर Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट ऊपर रेज़ टू पावर। इसमें रटने वाली चीज नहीं है कि गैस ऊपर आएगी या सॉलिड ऊपर आएगा, रिएक्शन पे बेस्ड है। अभी तो मैंने तुम्हें पहली क्लास में कहा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन गलत, सब गलत। ये रिएक्शन सही लिखो तुम, ये रिएक्शन सही लिखा। अब कुछ सोचना नहीं है, जो ऊपर है, जो प्रोडक्ट है वो ऊपर आएगा, जो रिएक्टेंट है वो नीचे आएगा। Yes ma'am. Upon pressure of Cl2 gas. गैस है तो प्रेशर और आयन है तो कॉन्सेंट्रेशन। ये प्रोडक्ट है तो ये ऊपर आएगा, ये रिएक्टेंट है तो ये नीचे आएगा। रिएक्शन सही लिखना है। अब तुम देख लो, अगर तुम इसे उल्टा लिख दोगे तो यहाँ आने वाले गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे, तो न्यूमेरिकल का आंसर गलत ही है। इसलिए मैंने आपको पहली क्लास में ही कहा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको रखनी है। सबको आ रहा है समझ में? क्लोरीन वाले से बहुत अच्छा बैठता है, इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि रिएक्शन लिखना आना चाहिए, प्रोडक्ट्स ऊपर लिखे जाएंगे, रिएक्टेंट्स नीचे। गैस है तो प्रेशर, आयन है तो कॉन्सेंट्रेशन, और प्योर सॉलिड है तो 1 कर दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट बचा है आज की क्लास का नर्स्ट इक्वेशन फॉर सोडियम। हाथ खड़ा करिए, इसीलिए देखो बच्चों बोलने से गलती, अब ये गलती दोबारा नहीं हो सकती। एक बार आपने उसे सुधार लिया, अब ये गलती नहीं होगी। इसलिए सब लोग आंसर दो, और बच्चे भी हाथ खड़ा करो। ये सब एक एक बार दे चुके हैं, चलो कोई बात नहीं। दर्शन बोलो। यस मैम। फटाफट। हाँ तो मैम अपन को रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है सोडियम की, तो वो है Na++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Na सॉलिड। अब अपन को नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, तो दैट इज ERP इक्वल्स टू E naught RP माइनस 0.0591 अपॉन 1 log to the power log to the base 10 upon Na concentration of Na solid upon concentration of Na ion। बस बहुत सही, कुछ नहीं करना है, कुछ रट्टाफिकेशन का काम नहीं है। पहले रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी है, एक बार नहीं 2 बार चेक कर लो उसे। पहले रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी है, फिर नस्ट का यहाँ तक का पैटर्न तो फिक्स है, यहाँ तक तो तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। अब इसमें जो ऊपर है वो यहाँ, जो प्रोडक्ट में है वो यहाँ लिखो, और जो रिएक्टेंट में है वो न्यूमेरिकल करना आपको बता दिया। लॉग और एंटी लॉग 2 की जरूरत पड़ेगी, वो करने तुम्हें, और पीएच के क्वेश्चंस में सेटिंग करने की कोशिश करना। लॉग और एच आयन मिलाकर पीएच आ जाएगा, फिर आपकी वैल्यूज वगैरह से सेटिंग करके ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर गलत पूछना। ठीक है बच्चों।